हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए मेंस के सेशन में, जो कि आपके लिए एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए रहने वाला है। जिसमें हम लोग मेंस की कुछ पजल देखेंगे, दो पजल हम लोग इसमें करने वाले हैं और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखेंगे। मिसलेनियस इंक्लूड लाइक सिलॉजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड डायरेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। और ऑलरेडी दो पार्ट हम इसके कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है जो हम इसमें कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने नेटवर्क में जहां पे आप कर सकते हो। लाइक व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप हो आपका जिसमें बैंकिंग एस्पिरेंट हो, उनको ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकें। और टेलीग्राम पे अगर आप शेयर कर सकते हैं कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए सेशन तो जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेस्ट बुक पे सुपर पास लाइव परचेज कर सकते हो, जहां पे मेरा प्रॉपर एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच चल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी बैच चल रहा है, जीएसीए का कैप्सूल बैच भी चल रहा है, पीओ आरआरबी क्लर्क का आपका फाउंडेशन बैच प्लस मेंस बैच सब कुछ इसमें चल रहा है। तो इसको परचेज करने के लिए इसकी लिंक सुपर पास लाइव की मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना शश, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप इस कूपन कोड के इस्तेमाल से डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। 18 महीने का पैक मिल सकता है 1399 का, 12 महीने का 1099 और 3 महीने का मिल जाएगा 329 का, जो भी आप जैसा लेना चाहें। कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो, मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा परचेस करने में, या कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो। ठीक है। ये इसमें आपको टेस्ट का पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आप लोग मल्टीपल टेस्ट लगा सकते हो। एआई का आपका डाउट सॉल्यूशन का बॉट रहने वाला है अवेलेबल। ठीक है। चलिए आज के सेशन पे बात करते हैं कि आज के सेशन में हम लोग ने करना क्या है। आज के सेशन में हम लोग जो कर रहे होंगे वो करेंगे, एक नए पैटर्न की पजल करेंगे, वेरिएबल भी रहेगा उसमें, कुछ कंडीशंस भी रहेंगी। बहुत शानदार पजल है, मजा आ जाएगा करके। कंसेंट्रिक स्क्वायर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे जो लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल बेसिस रहेगा, और डेटा सफिशिएंसी नए पैटर्न का रहने वाला है। तो ये पांच हम लोग के पास आज का मतलब एजेंडा है जो हम लोग ने कंप्लीट करना है इस सेशन के जरिए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और पहले ना, जैसे एग्जाम में भी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि पहले हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को टारगेट करें। पहले हम इस सेशन के क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन एक अपना ये देखा, पजल का बड़ा शानदार पजल है, प्यारा पजल है ये भी, है ना। इस तरीके से इंग्लिश हिंदी में है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके दो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक और पजल अपने को दे रखी है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट का है, इसका हिंदी वर्जन, फिर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इसके दो क्वेश्चन है। फिर हम लोग के पास मिसलेनियस है। तो एग्जाम में जैसे हम लोग ने पहले मिसलेनियस को टारगेट करना है, उसी तरीके से हम लोग इस सेशन में ही पहले मिसलेनियस के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। उसके बाद हम लोग पजल के सेशन पे आएंगे, मतलब पजल को टारगेट करेंगे। तो पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम लोग अपने पजल के उस पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोडेड डायरेक्शन बोल रहा है, जैसे एट द रेट का मतलब बोला है, जिससे ब्रैकेट में 16 है, तो 16 का कर दिया 22 और नॉर्थ, मतलब एट द रेट मतलब बोल रहा है नॉर्थ, और 6 ऐड कर दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 16 में कोई इसने अदर ऑपरेशन लगाया हो लॉजिकल तरीके से, जैसे मल्टीप्लाई वगैरह, डिवाइड वगैरह, या कुछ भी करके लगा सकता है, बट अभी फिलहाल मेरे को ये लग रहा है प्लस का 6 किया है। हैश का मतलब साउथ बोला है 14 से 10, 8 का 17 मतलब 9 ऐड किया है ईस्ट, और परसेंट का 25 से 18 मतलब ये इसने कर दिया है माइनस का 7, इस तरीके से करके चल रहा है। और यहाँ पे बोलता है कि ए मिडल ऑफ बीसी, मतलब अगर एंड कहीं पे यूज हो रहा है तो ए मिडल है बीसी के। और एक नोट बोला है हैश डॉलर, अगर कोई भी दो सिंबल एक साथ यूज करे, जैसे हैश और डॉलर एक साथ यूज कर लिया है, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट हो गया, तो वही ये बोल रहा है कि ए साउथ ईस्ट में होगा बी के, अगर कोई भी दो सिंबल एक साथ यूज करता है। कुछ कंडीशन ये दे रखी है। अब 16 से 22 या तो मैं +6 मान के चलूं, और 14 से 10 -4, 8 से 17 प्लस का 9, और 25 से 18 माइनस का 7, या तो ऐसे मान के चलूं, या फिर कुछ इसमें लॉजिक लग सकते हैं, तो वो सोच के चलते हैं क्या लॉजिक लग सकता है ना। तो जैसे अगर मैं 25 का देखूं, 25 से 18 बनाना है, तो 25 से 18 किस तरीके से बन सकता है, इसकी दोनों डिजिट ऐड कर दूं और 25 में 7 घटा दूं तो 18 बन जाएगा, लेकिन सब में तो ये लॉजिक लगेगा नहीं, आप ध्यान से देखो, सब में तो नहीं लग पाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कुछ लॉजिक तो इसमें नहीं लग रहा, कुछ और लॉजिक सोचेंगे, कुछ और अगर लग सकता हो तो। या फिर नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं कि 25 से 18 -7, 8 से 17 प्लस का 9, 14 से 10 माइनस का 4, या फिर कोई और लॉजिक इसमें वैलिड लग रहा हो, जैसे 16 से 22, तो 16 से 22, 16 दूनी 32 होता है, 16 2 बाई 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 के में 22 आता भी नहीं है। 8 दो बार 2/8, 8 नहीं नहीं होगा मेरे हिसाब से, शायद यही चल रहा है, प्लस माइनस का ही चलेगा। ठीक है। तो चलो यही लॉजिक लगा के देखते हैं, प्लस माइनस वाला ही, और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे ना बस एक डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन में क्या क्या बोला जा रहा है।
नॉर्थ मतलब है एट द रेट मतलब है नॉर्थ, और कितना कर रहा है 16 से 22 मतलब प्लस का 6 कर रहा है, प्लस का 6 किया गया है। ठीक है, फिर अपने को देखो क्या बोलता है, हैश मतलब है साउथ, हैश मतलब है साउथ अपना। ठीक है, तो हैश मतलब साउथ है, तो हैश मतलब साउथ हो गया। और हैश मतलब साउथ में उसने क्या लिया है, 14 से 10 मतलब माइनस का 4 कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस का 4 कर रहा है। ठीक है, फिर डॉलर मतलब ईस्ट, डॉलर को ईस्ट में ले रहा है, और डॉलर में क्या कर रहा है, 8 से 9 17 मतलब प्लस का 9 किया गया है। और 25 से 18 माइनस का 7%, तो परसेंट मतलब वेस्ट, परसेंट मतलब वेस्ट में कर रहा है, और 25 से 18 मतलब माइनस का 7 कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये अपने पास डायरेक्शन है। अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बन सकता है। पहले जी एट द रेट टी दिया है, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, तो जी नॉर्थ में होगा टी के 6 का प्लस 6 कर दूंगा 12, तो जी नॉर्थ में आएगा टी के 12, ये 12 की दूरी मान ली, और जी नॉर्थ में होगा टी के 12। ठीक है, एच ओ कनेक्ट नहीं होगा, एच और टी कनेक्ट हो जाएगा। एच टी में डॉलर, डॉलर मतलब है ईस्ट, तो अब पहले वाले के रिलेशन दिया, देखो पहला वाले के रिलेशन दिया कि पहला वाला दूसरे के रेस्पेक्ट में है, तो सिमिलरली एच दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो एच डॉलर टी, डॉलर मतलब ईस्ट, तो एच ईस्ट में होगा टी के, और साथ में 9 ऐड करूंगा, 7 और 9 16, तो एच ईस्ट में होगा टी के, तो एच ईस्ट में होगा टी के 16, तो 16 की दूरी ये, और एच आ गया अपना यहाँ पे। फिर अपने को देखो जी टी एच आ गया, जी टी एच से एच ये वाला कनेक्ट होगा, एच हैश ओ, हैश मतलब है साउथ, तो एच साउथ में होगा ओके -4 मतलब 10 -4 6, तो एच साउथ में होगा ओके 6 मीटर, तो 6 मीटर का मतलब ये हो गया कि भाई इतना मान लेते हैं, ओ ये गया और 6 ये, तो ये पूरा कितना है 12, 12 में से 6 ये ले लिया, तो 6 अपना ये वाला बचा होगा, 6 ये वाला बचा होगा। ठीक है, और ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं पॉइंट, अभी बोला नहीं है, कर देंगे बाद में। फिर ओ एम के लिए बोल रहा है, ओ एम में परसेंट, परसेंट का मतलब है वेस्ट, तो ओ वेस्ट में है एम के, तो वेस्ट में होगा एम के, एम इस तरीके से आएगा। और 17, 17 में से 7 घटा दूंगा कितना आएगा 10, तो 10 मीटर हो गया ओ वेस्ट में एम के, ये भी हो गया कनेक्ट। फिर अपने को एल एम दे रखा है, हैश हैश मतलब साउथ, तो एल साउथ में होगा एम के कितना -4 मतलब 14, 18 -4 14, तो एल साउथ में होगा एम के 14, 14 का मतलब हो गया 6 की दूरी ये वाली, 8 की दूरी ये वाली। ठीक है, और एल डॉलर एस, डॉलर मतलब है ईस्ट, तो एल ईस्ट में होगा एस के, एल ईस्ट में होगा एस के, ये एल था ना अपना, तो एल ईस्ट में होगा एस के 9, 9 + 9 18, तो 18 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, आप ये बात समझना, ये 10 है, तो 10 का तो मतलब ये वाला पूरा कनेक्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, 8 और चाहिए, तो 8 मतलब इस 16 में से 8 ले लूंगा, ये इस तरीके से, और किसके है, एल एस के है, तो एस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ था नहीं, आप लोग ने इजीली इसी तरीके से बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। 8 की दूरी ये वाली है, 8 की दूरी ये वाली, और टोटल पूरा 16 का है। क्वेश्चन बोलता है यदि इफ एक्स एंड टी एच, अब एक्स एंड टी एच का मतलब क्या है, एक्स एंड टी एच, एंड का मतलब उसने बोला है मिड पॉइंट, तो ए एंड बी सी का मतलब ए मिड पॉइंट है बीसी का, तो एक्स मिड पॉइंट बनेगा टी एच का, एक्स किस किस का मिड पॉइंट बनेगा, टी एच का। ठीक है, तो टी एच का मिड पॉइंट एक्स मतलब यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से, एक्स ये आ गया है ना, 8 8 के बीच में बट गया, तो डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एल, तो एक्स की डायरेक्शन क्या है, एल के रेस्पेक्ट में, तो एक्स आ रहा है अपना कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया कोडेड फॉर्म में से, ये देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट अपना बनेगा, नॉर्थ मतलब देखो यहाँ देखा है नॉर्थ एट द रेट और ईस्ट डॉलर, तो एट द रेट डॉलर आएगा, एट द रेट डॉलर का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एच, एस एच के बीच की कम से कम दूरी, तो एस और एच के बीच की कम से कम दूरी अगर अप्रोक्सीमेटली निकालूंगा, ये कनेक्ट करूंगा, ये 8 है, और ये भी कितना है 8, तो 8 और 8 कितना होगा 64 + 64 मतलब 128, रूट 128 किसके अप्रोक्सीमेट आएगा, देखो 13 का होता है 119 है ना, और 13 के बाद 14 का होगा 196, नहीं सॉरी 13 का 119 नहीं तो 169 होता है, सॉरी 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 सॉरी, मैं बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने जा रहा हूँ, ये तो रूट 128 बोला है ना, ये कितना बना है, रूट 128 बोल रहा है, तो 11 के आसपास बनेगा, ये 11 का होता है 121, 11 के आसपास बनेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 11 आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग मतलब ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दो ही क्वेश्चन थे इसमें, चलो 5 और 6 दो क्वेश्चन थे, लेकिन इसका अरेंजमेंट ये इस तरीके से बन के आया है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग के बेसिस पे है, जिसमें आपको इनका पैटर्न डिकोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले ये देखो कि नंबर लेटर सिंबल दे रखा है, और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहले ना सबसे छोटा वर्ड पकड़ना, जो सबसे मिनिमम वर्ड हो, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ लेटर हो। ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स का वर्ड होगा, तो उसमें आपको कम से कम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, कम से कम दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे स्टार अपने को सबसे कम लेटर का दिख रहा है ना, और अच्छा यहाँ पे प्रे भी है, तो पहले स्टार को ही अप्लाई करके देखते हैं।
है ना। अब स्टार का जो कोड हो सकता है या तो जी होगा, या फिर एच होगा, या एक्स होगा, या आई होगा। स्टार का जी एच एक्स आई में से हो सकता है। अब जी अपने को देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड लेटर का अपोजिट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लेटर ई है, तो ई का अपोजिट वी तो कोई है नहीं। तो मतलब ये वाला लॉजिक फेल कि टी का अपोजिट जी तो नहीं लग पाएगा। तो अब और क्या हो सकता है, एच एक्स आई, जी एच एक्स आई, किसी का भी सोच लो। जैसे पहला अपोजिट एस है, एस का अपोजिट एच कह सकता हूँ, एस का अपोजिट एच, है ना। तो उस हिसाब से आर का अपोजिट आई, तो आई भी मिल रहा है। सी का अपोजिट एक्स, तो एक्स भी मिल रहा है। और पहला टी, टी का अपोजिट जी मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका नंबर, सॉरी, जो लेटर आ रहा है, पहले लेटर का अपोजिट आ रहा है। लेटर जो आ रहा है वो क्या है, अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर क्या बन रहा है, पहले लेटर का अपोजिट बन रहा है, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, पहले लेटर का अपोजिट बन रहा है। हाईवे में देखिए एच है, तो एच का अपोजिट एस है यहाँ पे। फिर एल का अपोजिट ओ है, ठीक है। टी का अपोजिट जी है, और सी का अपोजिट एक्स। तो ये तो कंफर्मेशन हो गया कि लेटर जो आ रहा है अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर आ रहा है। अब नंबर में देखते हैं, नंबर में क्या लॉजिक लगेगा, है ना। नंबर में देख लेते हैं, नंबर में क्या लॉजिक लग के आ रहा है। नंबर में देखिए, जैसे स्टार का एच वाला था, स्टार का क्या आ रहा है, तीन आ रहा है। स्टार का क्या आ रहा है, तीन आ रहा है ना। अभी तीन कैसे बन के आया, ये सोचने का है अपने को, ये सोचने का है, ठीक है। तो स्टार में तीन, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें तीन कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। रिसीप्ट का अपना आर का आई, तो रिसीप्ट में एक दो चार कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। क्रिटिक में एक दो तीन चार, चार कॉन्सोनेंट है, ठीक है। टच में एक दो तीन, तो हाँ तीन, ठीक है, दे रखा है। तो नंबर आ रहा है कि किसी वर्ड में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे डिकोड हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बेसिस पे डिकोड हो रहा है। और सिंबल क्या हो रहा है, सिंबल में देखते हैं। सिंबल में ना हमेशा एक बात याद रखना, कि आपके पास अगर मल्टीपल सिंबल्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिंबल्स अगर आ रहे हैं, तो उनमें आप कॉमन देखिए करिए कि कॉमन क्या आ रहा है। जैसे मल्टीपल सिंबल्स, जैसे आपका ये डॉलर है, परसेंट है, हैश है, और एंड है, अलग अलग सिंबल आ रहे हैं। तो अलग अलग सिंबल आने में ना कुछ गिने चुने पैटर्न लगते हैं। गिने चुने पैटर्न क्या लगते हैं, जैसे आपका ऐसा हो सकता है कि पहले ना मैं आपको एक कॉमन वाली चीज बताता हूं। पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है, एट द रेट कहां कहां पे आ रहा है ना, उस हिसाब से देखते हैं। जैसे स्टार का कोड कौन सा था, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, आपके लिए ये बहुत आसान बन जाएगा सिंबल डिकोड करना। सिंबल में तो कभी नहीं फंसोगे, इस बात में मैं गारंटी ले लूंगा। स्टार है, एच से स्टार्ट होगा, मतलब डॉलर है। आप ये देखो डॉलर कहां कहां पे रिपीट हो रहा है। डॉलर अपना आखिरी लाइन में इधर ही आ रहा है, थर्ड लाइन में यहां पे आ रहा है डॉलर थ्री ओ। तो ओ किसका होगा, जिसका एल से शुरू होगा, मतलब लीडर। तो आप लीडर और स्टार में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है ना। फिर और कहां पे आ रहा है डॉलर, दूसरी लाइन में डॉलर अपना नहीं है, पहली लाइन में डॉलर, हाँ पी से हो रहा है, तो पी मतलब किलर का होगा, किलर वाले का होगा, किलर, ठीक है। इसका भी डॉलर है, इसका भी डॉलर है, और इसका भी स्टार का भी डॉलर है। और डॉलर है क्या कहीं पे, और नहीं है। तो मेरे पास देखो तीन शब्द है, किलर, लीडर और स्टार। अगर अब इनमें कॉमन देखूं, तो कॉमन ये कह सकता हूं कि चार लेटर का वर्ड है स्टार, ये है छह लेटर का, और ये छह। तो कॉमन इनमें लेटर तो नहीं आ रहे, इसमें चार लेटर है, इसमें छह लेटर है, और इसमें छह, तो लेटर के कॉमन के बेसिस पे तो नहीं होगा। वॉवल कॉमन पे देखो, एक वॉवल, इसमें तीन वॉवल, और इसमें दो वॉवल, वॉवल भी कॉमन नहीं है। कॉन्सोनेंट तीन, इसमें एक दो तीन कॉन्सोनेंट, और इसमें एक दो तीन चार कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के बेसिस पे भी नहीं है। तो जब हमने तीन सिमिलरिटी देखी, तीनों में से कोई सी मैच नहीं करी, तो अब आप इसमें ना जब और भी क्या देख सकते हो, इनके पहले आखिरी लेटर को देखा करो, जो मोस्ट कॉमनली रिपीट हो रहे हैं वही बता रहा हूं। जैसे इसका आखिरी लेटर आर, इसका आखिरी लेटर आर, और इसका आखिरी लेटर आर। तो अगर किसी शब्द का आखिरी लेटर आर आ रहा है, तो उसने जो कॉमन कोड दिया है वो क्या दिया है, डॉलर। तो सिंबल अगर किसी शब्द का लास्ट लेटर अगर आर है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड आर, तो वो क्या यूज कर रहा है, डॉलर यूज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं रिसीप्ट का देखूं, तो लास्ट लेटर है टी, और रिसीप्ट का कोड कौन सा था, आर का आई, मतलब ये। तो टी वाले का आई हैश होना चाहिए, इस हिसाब से टी का क्या होना चाहिए, हैश। लेकिन इस चीज की कंफर्मेशन करेंगे, अभी रुक जाओ। देखो, जैसे टी है, रिसीप्ट का आई वाला था, मतलब ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चार कॉन्सोनेंट थे, तो चार और आई दे रखा है, आर पहले लेटर के अकॉर्डिंग, और टी अपना हैश। अब हैश कहां पे आ रहा है, देखो हैश इधर भी आ रहा है। तो ये जी किसका होगा, जी होगा थ्रोट वाले का। तो थ्रोट वाले का आखिरी लेटर क्या है, टी, ठीक है। और कहां पे हैश आ रहा है, देखो हैश यहाँ पे आ रहा है, आखिरी लेटर आर है, तो मतलब ये इंसिडेंट का होगा। इंसिडेंट का आखिरी लेटर क्या है, टी। तो टी का देखो उसने हैश लिया है, और हैश यहाँ भी आ रहा है, तो यू। तो ये किसका, एफ से शुरू होने वाला वर्ड होगा। तो फैमिली और फीस्ट में से फीस्ट लूंगा, क्योंकि इसमें देखो कितने कॉन्सोनेंट है, एक दो तीन, तीन कॉन्सोनेंट का तीन नंबर दे रखा है अपने को, ठीक है जी। तो टी का क्या हो गया, यू। तो अगर टी आ रहा है, तो टी के लिए उसने क्या यूज किया है, टी के लिए यूज किया है हैश। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, डॉलर हो गया, हैश हो गया, परसेंट और एट द रेट देख लेते हैं किसके लिए यूज कर रहा है। परसेंट और एट द रेट किसके लिए यूज किया है उसने,
तो आप देखिए अगर परसेंट देखोगे तो एक्स मतलब है क्रिटिक का है, तो लास्ट का लेटर सी आ रहा है, और लास्ट के लेटर सी और कहीं पे आ रहा है, पैनिक है, पैनिक का लास्ट लेटर सी है, तो पी का के से स्टार्ट होना चाहिए। तो के वाला कौन सा, ये दो है के वाले, इनमें कहीं पे परसेंट दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है परसेंट, ठीक है, क्योंकि पी से दो स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो पैनिक का ये वाला लेना पड़ेगा परसेंट थ्री के वाला। और देख लो और कहीं पे परसेंट आ रहा है कि जैसे इधर भी आ रहा है, तो इसका डब्ल्यू है, तो डी से स्टार्ट होना है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का आखिरी का लेटर सी है, तो अगर लास्ट में सी आ रहा है तो सी के लिए उसने क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। एट द रेट जी है, तो मतलब टच का होगा, तो अगर आखिरी का लेटर एच है तो वो एट द रेट ले रहा है, एच के लिए एट द रेट, जैसे एट द रेट यहाँ पे भी है। तो एक्स वाला कौन सा होगा, कोच का, तो कोच का आखिरी का लेटर एच, इसका भी एच, तो एच और एच के लिए उसने क्या लिया है, एट द रेट लिया है, ठीक है। तो डॉलर हैश परसेंट एट द रेट, डॉलर हैश परसेंट एट द रेट हो गया। फिर एंड लेना है, एंड को भी देख लेते हैं, एंड में क्या लॉजिक चल रहा है। एंड का अगर मैं लॉजिक देखूं तो इसका लास्ट लेटर एस, तो एच से शुरू होगा हाईवे, तो मतलब वाई आ रहा है लास्ट में, तो वाई अगर आ रहा है तो वाई के लिए उसने क्या लिया है, एंड। और एंड कहीं और भी दिखा था ना इधर यू, तो यू वाले में एफ से शुरू होना चाहिए, तो फैमिली, फैमिली का आखिरी लेटर वाई है, तो वाई के लिए तो एंड ले ही रहा है, और एफ से शुरू हो रहा है तो यू। तो अपने को देखो समझ में आ गया कि उसने किस किस तरीके से लिया है ना, ये चीज तो समझ में आ गई किस किस तरीके से उसने सिंबल लिए हैं यहाँ पे। और तो कोई नहीं रह गया, एट द रेट एंड परसेंट हैश डॉलर, यही सिंबल थे जो हमने सारे के सारे ले लिए हैं। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रैश का क्या होगा, तो क्रैश और डेवलपमेंट है ना, तो लेटर क्या रहा है, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, तो क्रैश का पहला लेटर रहेगा सी का एक्स, है ना। सिंबल क्या आएगा क्रैश में, आखिरी लेटर एच, एच का एट द रेट है ना, एट द रेट आएगा। और फिर अपना नंबर, नंबर क्या होगा, क्रैश का तीन कॉन्सोनेंट है, नहीं चार कॉन्सोनेंट, तो एट द रेट फोर एक्स, एट द रेट फोर एक्स हो गया इसका। डेवलपमेंट का क्या होगा, डी का होगा डब्ल्यू, है ना। कॉन्स्टेंट कितने, दो तीन चार पाँच छः सात, सात। और टी के लिए क्या यूज किया, हैश, तो हैश, तो हैश सेवन डब्ल्यू एट द रेट फोर एक्स, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आठवें में देखते हैं, आठवें में क्या करा गया है। आठवें में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड फॉर द कोड एंड फाइव वी, एंड फाइव वी किसके लिए होगा, तो वी तो आएगा जो शब्द ई से शुरू होगा, तो ये ई से शुरू नहीं है, ये ई से नहीं है, और ये ई से नहीं है, तो मतलब इवनली या फिर एल्डरली। अब देखो दोनों ही वाई से खत्म हो रहे हैं, और वाई के लिए एंड बोला था, तो वाई के लिए एंड मिल भी रहा है। तो फाइव आप देखो कॉन्सोनेंट किस में आ रहे, तो इसमें तो फाइव कॉन्सोनेंट नहीं है, एक दो नहीं, इसमें तो है फाइव कॉन्सोनेंट, ये सही हो गया। यहाँ देखो एक दो तीन चार पाँच छह कॉन्सोनेंट, तो ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो मैंने दो दो क्वेश्चन ही रखे हैं, जैसे कोडेड डायरेक्शन के मैंने दो क्वेश्चन रखे, एक और एक दो। फिर उसके बाद मैंने ये इस कोडिंग डिकोडिंग के भी मैंने दो ही क्वेश्चन रखे, सात और आठ, क्योंकि अपना का मेन तो ये काम था, इंपॉर्टेंट तो ये था कि ये डिकोड हो जाए पैटर्न, ये डिकोड हो गया तो क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे। अगले दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं डेटा सफिशिएंसी के 9 और 10, है ना, 9 और 10 मैंने डेटा सफिशिएंसी के दो क्वेश्चन रखे नए पैटर्न के बेसिस पे हैं। इसमें क्या है कि आपको पांच स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑप्शन के बेसिस में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट ऐसा है जो हमारी चीज को सेटिस्फाई कर दे जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ 7% पी क्यू आर एस टी यूवी आर डिफरेंट, हाउ मेनी परसेंट टॉलर देन क्यू। तो सात लोग हैं अपने पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये 7% में से मेरे को क्या बताना है, 7% में से मेरे को ये बताना है कि कौन सा व्यक्ति टॉलर है, हाउ मेनी परसेंट टॉलर है क्यू से। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ओनली 2% टॉलर देन आर, आर से बड़े केवल दो ही लोग हैं, तो आर से बड़े केवल दो ही हो गए। क्यू इज टॉलर देन एस एंड यू, क्यू टॉलर है एस और यू से, क्यू टॉलर है एस और यू से, बट नॉट एज मच एज वी, क्यू एस और यू से बड़ा है लेकिन वी से बड़ा नहीं, तो वी के बाद आएगा क्यू। अब देखो यार, वी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएंगे एस और यू, मेरे को ये नहीं पता क्यू को मैं कहाँ रखूँ, क्यू को कहाँ रखूँ। क्यू अपना यहाँ रखूंगा तो वी आ जाएगा, क्यू को यहाँ रख सकता हूँ, क्यू को यहाँ भी रख सकता हूँ, क्यू के बाद एस यू। तो अपने को पहले स्टेटमेंट से पता नहीं चल पा रहा कि आपके कितने लोग क्यू से टॉलर है। ये वाला क्वेश्चन ना क्वाइट इजी है, जो आपको मिक्स करने पड़ते हैं स्टेटमेंट। इसमें क्या है, आपको एक एक सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखा है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है। बस इसमें आपको पांच ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मेहनत इसमें बस यही ज्यादा है, बाकी इजी ये उस वाले डेटा सफिशिएंसी से ज्यादा जिसमें दो तीन को कंबाइन करना पड़ता है। एक दो तीन चार पाँच छः और सात। अब सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट में देखिए क्या बोलता है, ओनली 1% इज शॉर्टर देन एस, एस से छोटा एक है तो एस से छोटा एक ही हो गया बस, ठीक है। फिर दो लोग आएंगे हाइट के बीच में एस और आर के, तो एक दो, एस और आर के बीच में दो लोग आ गए। क्यू टॉलर देन एस एंड यू, क्यू टॉलर है एस और यू से, बट नॉट एज मच एज टी एंड पी, लेकिन टी पी से बड़ा नहीं, तो टी और पी से छोटा होगा क्यू, तो टी पी फिर क्यू फिर एस यू।
तो अब देखो एस और यू के पहले आएगा क्यू, यू अगर यहाँ है तो क्यू आ जाएगा, और क्यू के पहले टीपी, तो मतलब क्यू इन दो पे तो नहीं आएगा, क्यू इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, क्यू इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। पी हुई शॉर्टर देन आर, और पी छोटा है आर से। अब पी अगर छोटा है आर से तो इसका मतलब अगर पी को मैं यहाँ रखता हूं तो बात नहीं बनेगी, तो पी को रखूंगा यहाँ पे, पी छोटा हो गया आर से, पी के बाद आएगा क्यू, क्यू आ गया यहाँ पे, और मेरे को पूछा है कितने लोग टॉलर है क्यू से, तो क्यू से टॉलर एक दो तीन चार लोग पता चल रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आपका सही बन के आ रहा है, बी आपका सही बन के आ रहा है, जिससे अपने को पता चल गया कि कितने लोग टॉलर है क्यू से। अब मेरी एक और बात समझना, हो सकता है ये भी हो जाए कि आपका और कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे भी आंसर निकल के आ जाए, जैसे 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा हो सकता है कि किसी और स्टेटमेंट से भी आंसर निकल के आ जाए, जैसे 3% टॉलर है पी से, तो पी से टॉलर 3 हो गए। जितने लोग आर से बड़े हैं उतने छोटे हैं यू से, तो आर के पहले अगर n% है तो यू के बाद भी n% आएंगे, ठीक है। और यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट, यू शॉर्टेस्ट है नहीं, तो पता ही नहीं क्यू कहाँ पे आएगा, ये तो बकवास हो गया। फिर डी में कहता है आर इज ओनली शॉर्टर टू टी एंड वी, आर इज ओनली शॉर्टर टू टी एंड वी, आर केवल टी और वी से छोटा है, तो पहले और दूसरे पे तो कोई आएगा टीवी में से, टी और वी में से आएगा कोई, फिर आएगा आर, आर केवल टी और वी से छोटा हो गया, बट नॉट एज मच एज एस एंड क्यू। क्या कह रहा है, आर इज ओनली शॉर्टर टू टी एंड वी, आर टी और वी से छोटा है, लेकिन एस और क्यू से छोटा नहीं है, बट नॉट एज मच एज एस एंड क्यू। तो एस और क्यू से क्या हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, एस और क्यू से बड़ा हो जाएगा। आर किस किस से बड़ा हो जाएगा, एस और क्यू से, ठीक है। क्यू हु इज नॉट द शॉर्टेस्ट, क्यू शॉर्टेस्ट है नहीं, तो यार अगर इसमें 7% बनाऊंगा भी ना, 1 2 3 4 5 6 7, आर इज ओनली शॉर्टर टू टी एंड बी, तो आर केवल दो लोगों से छोटा है, टीवी से, टीवी और टीवी। लेकिन एस और क्यू जितना छोटा नहीं है, बट नॉट एज मच एज, एस एंड क्यू, लेकिन एस और क्यू जितना छोटा नहीं है, तो एस और क्यू जितना शॉर्टर नहीं है तो इनसे तो बड़ा ही होगा। तो अब देखो एस और क्यू में से क्यू के लिए बोल दिया, क्यू शॉर्टेस्ट है नहीं, तो क्यू इन तीन में से कहीं भी आ सकता है, तो अपने को कंफर्म तो नहीं पता चला कितनी टॉलर है क्यू से, तो डी भी गलत हो गया, तो आंसर एकमात्र बी ही बन के आएगा। क्या बन के आएगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर बन के आएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है कि 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर देख रहे हैं, कौन सा व्यक्ति आर को फेस कर रहा है ये बताना है। तो पहला सेट ऑफ स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, 8 लोगों के लिए सर्कल बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। द वन हु सिट फेसिंग एस, जो एस को फेस करते हुए बैठा है, तो एस को फेस करते हुए ये बैठा है। द वन हु सिट फेसिंग एस सेट थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जो एस को फेस करके बैठा है वो 3 लेफ्ट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, फिर 1 2 3, तो डब्ल्यू के 3 लेफ्ट में जो है वो एस को फेस कर रहा है, बात खत्म हो गई। फिर बोलता है यू नीदर सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू नॉर एस, यू डब्ल्यू एस के पास नहीं बैठा है, तो यू अपना इन 4 में से कहीं आएगा, तो अपने को पता है कि यू जो है डब्ल्यू और एस के पास में नहीं बैठा है। यू किस किस के पास नहीं बैठा है, डब्ल्यू और एस के पास में नहीं बैठा है, ठीक है। यू डब्ल्यू एस के पास में नहीं बैठा है। यू सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, यू 3 लेफ्ट में आएगा टी के, ठीक है। टी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, और टी और डब्ल्यू भी साथ में बैठे हैं, ठीक है जी। अब एक बात बताइए कि यू डब्ल्यू एस के पास नहीं बैठा, यू इन दो जगह से कैंसिल हो गया, यू 3 लेफ्ट में टी के, और टी डब्ल्यू के पास आएंगे, टी यहां से कैंसिल हो गया, टी यहां रखता हूं तो 1 2 3 यू आ जाएगा, और टी रखता हूं तो 1 2 3 यू आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब टी केवल यहीं पे आएगा, और 1 2 3 यू अपना केवल यहीं पे आएगा, तो यू 3 लेफ्ट में हो गया टी के। अब यार इससे मुझे ये तो पता चलेगा नहीं ना आर कहाँ आएगा, आर 1 2 3 4 कहीं भी आ सकता है, तो इतने डेटा से काफी नहीं है पता लगाना कि आपके सामने आर के सामने कौन आएगा, तो ए गलत हो गया। ए गलत होने के साथ साथ दूसरे पे हम मूव करेंगे, दूसरा कहता है 3 लोग बैठे हैं पीटी के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पीटी के बीच में 3 मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ठीक है। और टी सेकंड राइट में क्यू के, तो क्यू आ गया यहाँ पे। डब्ल्यू पी और क्यू के पास आएगा नहीं, तो डब्ल्यू 1 2 3 जगह से कैंसिल, डब्ल्यू अपना इन दो जगह पे आ जाएगा, डब्ल्यू या तो यहाँ आएगा या डब्ल्यू अपना यहाँ आएगा, ठीक है। और क्यू 3 लेफ्ट में आर के, क्यू अगर 3 लेफ्ट में आर के तो आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब इससे ये नहीं पता चला कि आर को फेस कौन कर रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है, उसने यही पूछा कि हु सिट फेसिंग आर, तो ये वाला भी गलत हो गया। चलो जी,
सी पे आते हैं, अब अगला देखते हैं अगला क्या कहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वी तीन राइट में है पी के, 1 2 3, वी तीन राइट हो गया पी के। ना तो वी और ना पी आर के पास है, आर के पास नहीं आएंगे वीपी, तो आर अपना या तो यहाँ पे आएगा या आर अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। आर तीन राइट में है क्यू के, आर तीन राइट में, तो आर यहाँ रखूंगा तो वी के तीन राइट होगा, तो आर को यहाँ से हटा दो, तो आर रहेगा अपना यहाँ पे। तीन राइट में क्यू के, तो क्यू रख लो यहाँ पे, तो 1 2 3, ठीक है। 1% एस आर, एस आर में एक ऐसे बनेगा नहीं, तो आर ये के तो एस आएगा यहाँ पे। अभी भी आर के सामने कौन आ रहा है पता नहीं चल पा रहा, नहीं पता चल पा रहा, तो ये सी भी गलत हो गया। अब एकमात्र ऑप्शन अपने पास डी बचता है, डी को चेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एस तीन राइट में आएगा टी के, तो 1 2 3, एस तीन राइट हो गया टी के, और टी इमीडिएट लेफ्ट में आर के, टी इमीडिएट लेफ्ट में आर के, तो आर ही आ गया, आर का इमीडिएट लेफ्ट टी। यू नीदर सिट एडजेसेंट टू टी एस, यू टी एस के पास आएगा, यू एस के पास से कैंसिल, टी के पास से कैंसिल, तो यू अपना या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यू सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वी, यू यहाँ रखूँ तो दो लेफ्ट होगा टी के, तो यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यू को यहाँ रखते ही आर के सामने कौन है पता चल गया, तो डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपका डी एकदम परफेक्ट आंसर बन के आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अगर एग्जाम में आता है तो। इजी है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस ये है कि आपको इसमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा सारा। जो ट्रेडिशनल डेटा सफिशिएंसी होता है जिसमें आपको मतलब 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट होता है, फिर उसमें कंबाइन भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें कंबाइन का झंझट नहीं है, तो थोड़ा इजी ये उसके कंपैरिजन में है ना। अब ये तो मिसलेनियस पार्ट तो हमारे निपट गए, और आप विश्वास मानना एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चन से आपको 15 नंबर का पेपर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आगे मैं आप लोग को अब कराऊंगा पजल, ठीक है जी। तो एक पजल ये दे रखी है और एक पजल ये दे रखी है, बड़ी प्यारी पजल है ये वाली, इस पजल को करके तो मजा आ जाएगा माशाल्लाह, ठीक है जी। तो करके देखते हैं, आइए जरा इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 12% के बारे में बोला गया है, और 12% के नाम है एड्रीना, आरव, भूषण, देवांशी, एडगर, गरिमा, इस्माइल, ओलिविया, रवीना, विशिका, वर्षा एंड यूलिसिस आर स्टैंडिंग इन 2 staircases, 2 staircases में खड़े हुए हैं, विद staircase 1 एंड staircase 2। ईच staircase हैज 6 steps, मतलब कहने का मतलब है फ्लैट एंड फ्लोर टाइप की ही पजल है, बस इसको दो नए नाम से बना दिया है, staircase 1, और एक हर एक staircase पे 6 स्टेप हैं, तो 6 सीढ़ियां हैं और 2 स्टेयरकेस दे रखे हैं, जैसे स्टेयरकेस 1, स्टेयरकेस 2, और इन पे 6 सीढ़ियां हैं, 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है जी। और स्टेयरकेस 1 वेस्ट में, स्टेयरकेस 2 के, तो 1 अपना वेस्ट में आई रहा है 2 के। सभी की एज अलग अलग है, बिटवीन 19 टू 50। तो 19 टू 50 के बीच का मतलब पता क्या हो गया, कि उनकी जो एज होगी मिनिमम 18, बिटवीन 19 टू 50 का है ना उसमें, सॉरी 19 से 50 के बीच में, तो मतलब 20 मिनिमम होगी, मिनिमम होगी 20, और मैक्सिमम हो सकती है कितनी, मैक्सिमम हो सकती है 49, क्योंकि 19 से 50 के बीच में यही नंबर आएंगे 20। कौन कौन से आएंगे, 20 से लेके 49 तक, ये ठीक है। तो मिनिमम 20 हो सकती है, मैक्सिमम 49 हो सकती है एज किसी की। आगे आपको बोलता है, एक नोट दे रखा है, बड़ा प्यारा नोट है। If the person's name starts with a vowel, then he she stands on odd number step, मतलब वो स्टेप पे खड़ा होगा ऑड नंबर, अगर उसका वॉवल से स्टार्ट होगा तो। देखो, अगर वॉवल नेम से स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट खड़ा होगा ऑड स्टेप पे, किस पे, ऑड स्टेप। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब वो किस पे होगा, फिर इवन स्टेप होगा, फिर वाइस वर्सा ही होगा इसका, और क्या होगा, क्योंकि नाम तो मेरे पास देखो कुछ वॉवल वाले से शुरू है, कुछ कॉन्सोनेंट से, तो वॉवल वाला व्यक्ति अगर ऑड स्टेप पे है तो फिर सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट वाला अपना कहां पे होगा, इवन स्टेप पे होगा। एक आगे भी चीज बोली है, इफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ पर्सन नेम इज इवन, अगर किसी पर्सन के नेम में लेटर की संख्या इवन है, फॉर एग्जाम्पल इस्माइल, इस्माइल में 3 और 3 6 इवन है, तो ही सी स्टैंड्स ऑन ऑड स्टेयरकेस। तो अगर इवन नंबर ऑफ लेटर हैं तो वो खड़ा होगा कहां पे, ऑड नंबर स्टेयरकेस, मतलब स्टेयरकेस 1 में। और अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर हैं तो वो खड़ा होगा कहां पे, स्टेयरकेस 2 पे। तो अपने पास एक कंडीशन ये भी दे रखी है, और इन्हीं कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे इस पजल को पूरा तैयार करना है, बनाना है, सजाना है, धजाना है, और इसको सजा धजा के मुझे अपने लिए एग्जाम में नंबर इकट्ठे करने हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं क्या बनेगा। पहले 6 स्टेयरकेस बनेंगी अपनी,
है ना, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये स्टेप्स हो गए, ये 6 स्टेप्स हो गए। और इन पे 2 स्टेयर केस है, स्टेयर केस 1 और 2, और 1 अपना वेस्ट में था 2 के। तो ये क्या हो गया भाई, स्टेयर केस नंबर 1 और स्टेयर केस नंबर 2। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, चलो इसी के नीचे ले लेते हैं, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अबे जो इरेज करना है वो तो हुआ नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी इरेज हो गया। ये क्यों नहीं हो रहा, चलो ठीक है, ये नहीं हो रहा है, परमानेंट चिपक गया मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये स्टेयर केस नंबर 1 है और ये स्टेयर केस नंबर 2 है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब जरा कंडीशन को ना फिक्स करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं इसमें सारी बातें जो बोली गई हैं। बोलता है एडगर जो है 2 अबव है जिसकी एज 40 है और बोथ आर स्टेइंग एट द सेम स्टेयर केस, दोनों सेम स्टेयर केस में आएंगे। अब एडगर का नाम सुनते ही मुझे ये पता चला कि एडगर का वॉवल से शुरू होता है नाम। तो एडगर आएगा 135 पे, है ना, एडगर आएगा 135 पे। और इसमें 5 लेटर है तो एडगर आएगा स्टेयर केस 2 पे, स्टेयर केस 2 पे आएगा। तो मतलब एडगर इधर आएगा 135 पे, और एडगर जो है 2 ऊपर है 40 के। तो कहने का मतलब है एडगर 1 पे तो आएगा नहीं, तो एडगर अपना आ सकता है 3 पे, या फिर एडगर आ सकता है अपना 5 पे। एडगर आ सकता है 5, तो एडगर इन 2 तरीके से आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एडगर का नाम वॉवल से शुरू है और वॉवल से शुरू होने वाले ऑड स्टेप पे खड़े होंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले इवन स्टेप पे होंगे। अगर एडगर के नाम में ऑड नंबर ऑफ लेटर तो स्टेयर केस 2 में आएगा, तो स्टेयर केस 2 में आएगा। और एडगर 2 अब 40 के और दोनों सेम स्टेयर केस पे है, तो 40 वाला आ जाएगा इस हिसाब से यहाँ पे, और इस केस में 40 वाला आ जाएगा इस हिसाब से यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है जी। आगे देखते हैं। भूषण 3 अबव है जो 2 बिलो है आरब के, बहुत बढ़िया जी। भूषण 3 स्टेप अबव है, भूषण के लिए बोलता है, भूषण में BHUSHAN, तो स्पेलिंग यही दे रखी ना, BHUSHAN, भूषण 3 अबव है, 1, 2, 3, 3 अबव इसके होगा भूषण। और ये वाला व्यक्ति जो है 3 अबव है उसके जो 2 बिलो है आरब के, तो ये वाला व्यक्ति जो है 2 बिलो आरब के, तो आरब आ जाएगा यहाँ पे, आरब आ जाएगा यहाँ पे, आरब के 2 नीचे आएगा ये, और ये वाले व्यक्ति के 3 ऊपर आएगा भूषण। अब भूषण और आरब में अगर आप देखते हो ना, तो आरब का क्या है, वॉवल से शुरू हो रहा है तो ऑड स्टेप पे आएगा, और 5 लेटर हैं आरब में, तो आरब भी अपना कहाँ आएगा, स्टेयर केस 2 में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आरब स्टेयर केस 2 में ऑड स्टेप पे अगर आना है ना, तो 1 पे तो आएगा नहीं, 3 पे आ नहीं सकता, क्योंकि 1 पे अगर आएगा आरब तो आरब के नीचे 2 लोग तो ये आने जो कि नहीं आ पाएंगे, 3 पे एडगर है, तो 5 पे आएगा आरब। और इसमें आप 5 पे रख नहीं पाओगे, 1 पे रख नहीं पाओगे, 3 पे रखोगे आरब को, ऐसे। अब आरब के जस्ट ऊपर भूषण आ रहा है, आप देखिए भूषण में कितने लेटर आ रहे हैं, 3, 4, 3, 7। 7 का मतलब स्टेयर केस 2 में ही आएगा भूषण भी, लेकिन कॉन्सोनेंट तो इवन स्टेप, इवन स्टेप मतलब 2, 4, 6। लेकिन आरब के जस्ट ऊपर आना है, तो आरब के जस्ट ऊपर स्टेयर केस नंबर 2 में आरब यही आ सकता है 6 पे, सॉरी भूषण। तो भूषण आ जाएगा अपना यहाँ पे, भूषण आ जाएगा अपना यहाँ पे। सिमिलरली आरब के जस्ट ऊपर भूषण आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये भूषण में देखो 4, 3, 7, 7 लेटर का मतलब हो गया ऑड लेटर, तो स्टेयर केस 2 में आ गया, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा तो इवन स्टेप 4 पे आ गया, 6 पे आ गया, और आरब के जस्ट ऊपर आना था। तो ये पॉइंट इस तरीके से फिक्स हो गया भूषण का भी और आरब का भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। ये इरेज क्यों नहीं हो पा रही चीजें यार, कुछ चीजें इरेज हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, जादू हो गया कुछ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। फिर आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, यहां तक हमारा पॉइंट कंप्लीट हो, अब यहां से हमें स्टार्ट करना है। द पर्सन हु द पर्सन स्टैंड्स इमीडिएटली अबव उलिसिस, जो उलिसिस के इमीडिएट अबव है, स्टैंड 2 स्टेप बिलो द वन हुज एज 30।
देखो लाइन थोड़ी सी टिपिकल है, द पर्सन हु स्टैंड्स इमीडिएट अबव उलिसिस, 1 2 3 तो 5 तो 7, तो उलिसिस के बारे में बोल रहा है, ULYSS, द पर्सन स्टैंड इमीडिएट अबव उलिसिस, उलिसिस के जो जस्ट ऊपर है, उलिसिस के जो जस्ट ऊपर है वो 2 बिलो है 30, तो ये व्यक्ति 2 बिलो है 30 का मतलब 1 और 30 ऐसे, तो उलिसिस के जस्ट ऊपर वाला व्यक्ति 2 बिलो है 30, ठीक है जी। और अपने को बोला है द वन हुज एज इज 30 स्टैंड नॉर्थ ईस्ट, 30 वाला जो है, 30 वाला जो है नॉर्थ ईस्ट में, तो 30 वाला अपना स्टेयर केस नंबर 2 में आएगा फिर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो मतलब स्टेयर केस 2 हो गया। तो द वन हुज एज 30 स्टैंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ देवांशी, किसके, देवांशी, देवांशी के नॉर्थ ईस्ट में आएगा। और देवांशी हुज इज स्क्वायर वैल्यू, देवांशी की एज क्या है, स्क्वायर वैल्यू आएगी, स्क्वायर वैल्यू। अब स्क्वायर वैल्यू अपनी देखो 20 से 49 के बीच में कौन कौन सी हो सकती है, देवांशी की एज हो सकती है 25, 36 या 49, यही हो सकती है 25, 36 या 49, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, जरा उलिसिस को पकड़ते हैं, उलिसिस का क्या है, वॉवल से जरूरत है और स्टेप पे खड़ा होगा, ये बात तो कंफर्म है कि उलिसिस किस पे आएगा, 1 3 5 पे आएगा, इसको तोड़ तोड़ के लिख लो, 1 3 5 पे आएगा। टोटल लेटर कितने, 3 2 5 2 7, 7 मतलब ऑड, तो स्टेयर केस 2 में, तो स्टेयर केस 2 में 1 3 5 पे देखो 3 5 भर चुका है, तो एक बचा, तो उलिसिस आ जाएगा अपना यहाँ पे, ULYSSES। सिमिलरली यहाँ पे 3 5 भर चुका है, तो उलिसिस आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। उलिसिस के 2 छोड़ के 30 आएगा, तो 1 2 छोड़ के 30 इन दोनों में से आएगा, लेकिन 30 नॉर्थ ईस्ट में, तो 1 2 छोड़ के 30 कंफर्म यहाँ आएगा, और 1 2 30 अपना कंफर्म यहाँ आएगा। 30 किसके नॉर्थ ईस्ट में, देवांशी के। अब देवांशी का क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इवन स्टेप, तो देवांशी आएगी किस पे, 2 4 6 पे, 2 4 6। और देवांशी में कितने लेटर है, 3 2 5 3 8, 8 ही आ रहा है ना, 3 2 5 3 8, 8 8 मतलब स्टेयर केस 1, तो देवांशी स्टेयर केस 1 में आएगी। अब स्टेयर केस 1 में आएगी किस पे आएगी, 2 4 6, तो 30 के तो नीचे ही आएगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 30, तो अपना देवांशी 2 पे ही आ सकती है फिर, देवांशु 2 पे ही आ सकती है, और यहाँ पे 30 के नीचे देवांशु 2 पे यहाँ पे भी आ सकती है सिमिलरली। तो देवांशी की पोजीशन क्लियर हो गई, और जो हमें पॉइंट बोले थे हमने सारे क्लियर यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गई भैया पॉइंट अपनी कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ पर्सन अबव देवांशी सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिलो द वन हुज एज 20, देवांशी के ऊपर और जिसकी एज 20 है उनके नीचे सेम है, तो देवांशी के ऊपर छोड़ो ना, देवांशी के नीचे देखो एक आ रहा है ना, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड अबव देवांशी, अबव छोड़ो बिलो देखो, तो 2 ही आ रहे हैं, 2 का मतलब हो गया, मतलब फ्लोर लेके चल रहे हैं, एक फ्लोर आ रहा है देवांशी के नीचे, तो आपको 20 के ऊपर भी एक ही करना पड़ेगा, तो 20 के ऊपर एक मतलब 20 पांचवें में आएगा, आरब और इसमें से आएगा, देवांशी के नीचे एक है तो 20 अपना एडगर में या इसमें आएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये लाइन, लेकिन बोलता है आरब की एज और एडगर की 20 है नहीं, तो आरब 20 का नहीं, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, और एडगर की 20 नहीं, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल है, केवल और केवल ये वाले पॉइंट अपन लोग को बहुत बारीकी से समझ के करने हैं, बाकी इजी है पजल, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। गरिमा 2 बिलो है जिसकी एज 2 ज्यादा है एड्रीना से, अगर गरिमा 2 बिलो है किससे, 1 बिलो और 2 बिलो, गरिमा ऐसे आएगी, तो गरिमा इस वाली व्यक्ति के 2 नीचे, और इसकी एज क्या है, 2 ज्यादा है एड्रीना से, किससे, एड्रीना से 2 ज्यादा है इसकी, तो गरिमा 2 बिलो है जिसकी एज 2 ज्यादा है एड्रीना से। अब गरिमा का नाम में कितना लेटर आ रहा है, गरिमा के नाम में आ रहा है 3 3 6, 6 का मतलब हो गया स्टेयर केस 1 पे आएगी, किसमें आएगी, स्टेयर केस 1 पे, और क्योंकि इसका नाम कॉन्सोनेंट से शुरू होता है इवन स्टेप, इवन स्टेप का मतलब हो गया कि ये 2 4 6 पे आएगी। अब 2 4 6 पे आएगी, 6 पे तो रख नहीं सकता, गरिमा के ऊपर 2 लोग तो आने ही आने, तो गरिमा 6 पे कैंसिल, 2 पे देवांशी, तो गरिमा 4 पे आएगी, सिंपल सी बात, स्टेयर केस 1 में, है ना, गरिमा आ जाएगी अपनी यहाँ पे, यहाँ देखो 2 पे आएगी नहीं, 6 पे रख नहीं सकता, 4 पे आएगी गरिमा, गरिमा आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा ना व्यक्ति, इसकी उम्र 2 ज्यादा होगी एड्रीना से, इसकी 2 उम्र ज्यादा होगी एड्रीना से, और यहाँ पे 2 उम्र ज्यादा होगी एड्रीना से, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि वर्षाज एज इज ऑड नंबर, वर्षा की एज क्या है, ऑड नंबर है, वर्षा की एज क्या है, वर्षा ऑड एज, तो वर्षा में टोटल लेटर है 3 3 6, कितने हैं, 6 लेटर है, तो वर्षा में 6 लेटर हैं, तो स्टेयर केस 1 पे आएगी, और कौन सा, तो इवन स्टेप, तो इवन स्टेप वर्षा में आप देखिए
कि आपके पास तीनों तीन छह लेटर आ रहे हैं, क्या स्पेलिंग है, VARSH। तो छह लेटर है, छह लेटर का मतलब इवन स्टेयर केस वन पे आएगी। स्टेयर केस वन में कहाँ पे आएगी भैया, कौन सा शुरू हो रहा है, 2 4 6, मतलब 2 4 6 पे आएगी। तो 2 और 4 पे हो गए, वर्षा अपनी कंफर्म फिर यहीं पे आएगी, वर्षा कंफर्म यहाँ पे आएगी। 2 4 भर चुका तो वर्षा अपनी कंफर्म यहाँ पे आएगी, वर्षा इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ऑड एज आएगी, ऑड एज पता नहीं कैसे बनेगी। फिर यहाँ पे देखो, ना तो यूलिसिस ना एडगर सेम स्टेप है एड्रीना की। तो उलिसिस और एडगर सेम स्टेप पे नहीं है एड्रीना के। अगर एड्रीना के बारे में कुछ जानकारी निकालना चाहूँ तो एड्रीना वोवल से हो रही है तो ऑड स्टेप पे आएगी। तो एड्रीना के बारे में अगर हम देखें तो एड्रीना जो आएगी 1 3 5 पे आएगी। और क्योंकि एड्रीना के नाम में कितने लेटर आ रहे हैं आप देखिए, 3 3 6, 6 का मतलब स्टेयर केस वन। तो स्टेयर केस वन में 1 3 5 में देखो, और 3 और 5 खाली पड़े हैं, 1 3 5 तीनों ही खाली पड़े हैं। लेकिन एड्रीना के लिए बोलता है ना तो उलिसिस और ना एडगर के सेम स्टेप पे एड्रीना, उलिसिस और एडगर के है नहीं, तो एड्रीना 3 पे ही आएगी फिर। कितनी आसान पजल है ये तो, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें बार बार। उलिसिस और एडगर के आएगी नहीं, 1 3 पे आएगी ना, 5 पे आ जाएगी एड्रीना, 5 पे आ जाएगी एड्रीना इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब एड्रीना से दो जिसकी ज्यादा है उसके दो नीचे गरिमा है, तो एड्रीना से दो ज्यादा, एड्रीना 20 की है, तो गरिमा की, गरिमा दो नीचे है किसकी, जिसकी एड्रीना से दो ज्यादा है। तो भूषण अपना 22 का हो सकता है या वर्षा हो सकती है, लेकिन वर्षा की तो ऑड होगी। तो वर्षा 22 की 19 थी, भूषण इस केस में 22 का हो जाएगा। तो 22 के दो नीचे गरिमा, और एड्रीना से दो ज्यादा जिसकी थी उसके दो नीचे गरिमा थी, तो एड्रीना की 20, 20 इसकी 22, 22 के दो नीचे गरिमा। यहाँ पे एड्रीना की एज क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा, रुक जाते हैं आगे देखते हैं। फिर यहां से बोलता है द वन हु स्टैंड इमिडिएट बिलो गरिमा, गरिमा की जो जस्ट नीचे है, गरिमा की जस्ट नीचे ये है, हैज एज 10 ईयर मोर देन गरिमा। तो अगर गरिमा की एज एक्स है तो देखेंगे कैसे होगा। 10 ईयर मोर देन बोथ आर स्टैंडर्ड सेम, अच्छा दोनों सेम स्टेयर केस में है। तो यदि गरिमा के जो जस्ट नीचे है ना, गरिमा की अगर एक्स है, तो गरिमा के जो जस्ट नीचे वाला व्यक्ति है उसकी x + 10 है, इतना याद रखना, ठीक है, ये बोल रहा है। और दोनों सेम स्टेयर केस में आना है। 11 साल का अंतर है भूषण गरिमा में, भूषण गरिमा में 11 साल का, भूषण 22 का है। तो गरिमा कितने की होगी, 22 से ज्यादा होगी क्योंकि मिनिमम तो 20 हो सकते हैं। भूषण और गरिमा 11 साल का अंतर है, तो भूषण 22, तो गरिमा 22 में 11 33, और गरिमा के जस्ट नीचे वाला 10 साल बड़ा 43। यहाँ पे भूषण की पता गई, भूषण की कितनी है 30, है ना। और बोलता है कि भूषण और गरिमा ओनली 11 ईयर डिफरेंस बिटवीन भूषण गरिमा। तो भूषण 30 का है तो गरिमा अपनी 20 की या 40 की हो सकती है ना। अगर 40 की करी तो उससे 10 ज्यादा गरिमा के नीचे वाला आएगा, गरिमा के नीचे वाला अगर ये 40, अच्छा देखो 40 40 दो तो सेम हो नहीं सकते, दो सेम हो नहीं सकते 40 40 के। तो सिंपल सी बात है गरिमा 20 की होगी, है ना। इनके बीच में इतने के अंतर बोला ना। एज डिफरेंस कहाँ की लाइन, 11 साल का है भूषण गरिमा, अच्छा 11 साल का है। अगर 11 साल का है तो 30 और 11 41 हो सकता है, सॉरी 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 सॉरी, 10 नहीं है 11 साल का है। यार ये इरेज क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्या हो रहा है इसमें, ये क्या हो गया। चलिए 20 नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है ना। भूषण और गरिमा में आपको बोला जा रहा है द ओनली 11 ईयर डिफरेंस बिटवीन भूषण एंड गरिमा, भूषण गरिमा में 11 साल का है, भूषण 30 का है। तो गरिमा अपनी 11 साल कम 19 की तो होनी सकती है, मिनिमम 20 चाहिए। तो 11 साल ज्यादा 41 की हो सकती है, गरिमा कितनी हो सकती है 41, 41 की हो गई। और गरिमा के जस्ट नीचे जो है वो 10 साल ज्यादा है, तो 41 और 10 51, लेकिन मैक्सिमम तो 49 हो सकती है। तो ये केस गलत हो गया, ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, दिस केस इज गलत। अभी इसी केस पे अपने को ध्यान देने का है, इसी केस पे ध्यान देने का है। तो गरिमा की आ गई, गरिमा के दो ऊपर एड्रीना से दो ज्यादा है, गरिमा के दो ऊपर एड्रीना से दो ज्यादा 22 हो चुका है। और गरिमा की जो जस्ट नीचे है वो 10 साल ज्यादा है, 33 10 43, यही बोला था ना उसने, हाँ ये भी हो गया। उलिसिस 30 के 10 नीचे, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। देवांशी के ये हो गया, देवांशी की 25 36 49, तो देवांशी की कोई सी भी हो सकती है, देखेंगे अभी। फिर बोलता है इस्माइल स्टैंड अबव रवीना, इस्माइल में क्या है, तीन और तीन 6 लेटर है, 6 लेटर का मतलब स्टेयर केस वन में आएगा इधर, है ना। और वॉवल से शुरू होता है ऑड स्टेप, तो ऑड स्टेप मतलब 1 और 3 में से कहीं पे आएगा, है ना। और स्टेयर केस वन पे आएगा क्योंकि वॉवल है, तो ऑड स्टेप, ऑड स्टेप मतलब 1 3। लेकिन इस्माइल किसके ऊपर है, इस्माइल कहाँ गया, इस्माइल अबव रवीना, तो इस्माइल वन पे नहीं आएगा, 3 पे ही आएगा, इस्माइल आ जाएगा यहाँ पे।
क्योंकि आपको बोला है कि इस्माइल अवब है रवीना के, और इस्माइल का क्या है, वॉवल से शुरू होता है, ऑड स्टेप आएगा, ऑड स्टेप मतलब 3 या 1, और अपने उसमें 6 लेटर है, 3 3 6, तो इवन पे आएगा। तो इवन स्टेयरकेस मतलब इवन लेटर है, तो स्टेयरकेस 1, तो स्टेयरकेस 1 मतलब 1 3 पे आ सकता है, तो 1 पे रखूंगा नहीं क्योंकि रवीना आनी है। तो रवीना आएगी अपने यहाँ पे दिवांशी के साथ या उलिसिस के साथ। अब रवीना कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट मतलब इवन स्टेप इस्माइल के नीचे केवल यही खाली, तो रवीना आ जाएगी यहाँ पे, रवीना। और रवीना में देखो 3 2 5 2 7, 7 मतलब ऑड है, तो ऑड मतलब स्टेयर के 2 में आई गई है, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। देवांशी एल्डर है जो वेस्ट में एडगर के, एडगर के वेस्ट में इस्माइल है, तो देवांशी बड़ी है इस्माइल से, देवांशी बड़ी है इस्माइल से। ठीक है। ठीक है। और क्या रह गया? डिफरेंस बिटवीन विशिका एंड एडगर, विशिका और एडगर का जो अंतर है, विशिका कहाँ पे आएगी सोचो अब जरा। विशिका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, तो इवन स्टेप पे आएगी, इवन स्टेप केवल 4 खाली बचे, तो विशिका यहीं पे आ सकती है और कहीं नहीं आएगी, विशिका को यहीं पटक दिला के। तो VISHIK, VISHIK, विशिका यहाँ आ गई। और एक कौन बचा हुआ है अपना फिर इस हिसाब से, ओलिविया बची है। ओलिविया 3 3 6, वॉवल वाला और स्टेप, तो हाँ ओलिविया फिर यहीं पे आएगी, ओलिविया यहीं आएगी। और इसमें 6 इवन है, तो इवन मतलब स्टेयर केस 1 सही है, सारी चीजें फिक्स हो गई। पर्सन तो देखो सारे फिक्स हो गए, अब केवल एज का खेल रह गया है। तो अब बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन विशिका एडगर, विशिका और एडगर का जो अंतर है, विशिका 30 की है, एडगर पता नहीं। विशिका एडगर का अंतर जो है वो सेम है एडगर उलिसिस और एडगर उलिसिस। तो एडगर 2 बार आ रहा है ना, तो 30 और 40 70, और 2 बार एडगर आ रहा है, तो 2 एडगर बराबर 70, और एडगर 35 का हो जाएगा इस हिसाब से, एडगर कितना होगा, 35 का हो जाएगा। विशिका एडगर का अंतर उलिसिस एडगर के बराबर है ना, देखो विशिका माइनस एडगर बराबर एडगर माइनस उलिसिस, या तो ऐसे कर लो, या फिर एडगर आगे पीछे भी आ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे अगर मैं ऐसा लूंगा, तो 2 एडगर प्लस के और विशिका उलिसिस की ऐड कर लो, तो 70 बनेगा, 70 बराबर 2E, और 2 से 70 बार गया, 35 बराबर आ गई एडगर की। ऐसा भी आप कर सकते थे कि जैसे एडगर माइनस विशिका, और एडगर अगर बड़ा कर रहे हो विशिका से, और यहाँ पे एडगर उलिसिस से छोटा कर रहे हो। अब देखो एडगर अगर विशिका से आपने बड़ा किया है 30 से बड़ा, तो 40 से ही बड़ा करना पड़ेगा। अगर करता हूं एडगर माइनस उलिसिस, तो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे तो आप देखो एडगर माइनस एडगर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यू माइनस ई करो, तो यहाँ पे भी फिर 2E बनेगा, और 2E बराबर यू प्लस बी, तो मतलब कहने का मतलब है एडगर की 35 ही आएगी, कैसे भी आप कान पकड़ लो। ठीक है। आगे देखते हैं। जिसकी एज 28 है वो नॉर्थ ईस्ट में है, स्क्वायर वैल्यू के नॉर्थ ईस्ट में 28 है। अब स्क्वायर वैल्यू के नॉर्थ ईस्ट में 28 है, देखो 28 अगर यहाँ रखता हूँ, तो स्क्वायर वैल्यू ओलिविया की भी हो सकती है, और 28 यहाँ रखता हूँ, तो इस स्क्वायर वैल्यू देवांशी ओलिविया किसी की हो सकती है। देवांशी की तो ऑब्वियसली आएगी, है ना, 25 36 49 में से। ठीक है। और देवांशी इस्माइल से बड़ी, तो देखो देवांशी अगर इस्माइल से बड़ी है, तो 43 का इस्माइल है, तो देवांशी की फिर 49 ही बची, तो देवांशी 49 की हो जाएगी। अब एक स्क्वायर वैल्यू ये हो सकता है कोई दूसरी भी स्क्वायर वैल्यू आ जाए, अगर दूसरी स्क्वायर वैल्यू आई, तो 28 अपना यहां भी आ सकता है, 28 अपना रवीना में भी आ सकता है। ठीक है। रवीना 10 साल बड़ी है जो सेम स्टेप पे एड्रीना के, एड्रीना के सेम स्टेप पे आरब है। आरब से 10 साल बड़ी है कौन, रवीना 10 बड़ी है एड्रीना के सेम स्टेप वाले से। तो ओलिविया अपनी जो है, नहीं रवीना, रवीना 10 साल बड़ी है इससे, आरब से। कैसे पता चलेगा भाई ये, पता नहीं। अगर ये 28 मैंने करा रवीना को, सपोज दैट 28 मैंने कर दिया इसको, क्योंकि 28 वाला नॉर्थ ईस्ट में, तो 28 कर दिया, तो 28 10 साल बड़ा 18 से होगा, तो ये 18 होगा, और 18 पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब 28 ये होगा, और ये होगा 38, ये कितना होगा 38, 38 हो जाएगा ये। अब ये ओलिविया बची है, ओलिविया की एज दुगनी है वर्षा से, वर्षा का पता नहीं, ओलिविया का एज पता नहीं, और वर्षा बड़ी है एड्रीना से। अच्छा कोई लाइन ऐसी थी जो हमने मिस कर दी हो, वर्षा की ऑड एज आएगी, कैसे आएगी ये कैसे पता चले? गरिमा के दो ऊपर जो है, गरिमा के दो ऊपर जो है, गरिमा दो नीचे है जिसकी एड्रीना से दो ज्यादा एज है, ये तो हो गया। यार वर्षा और ओलिविया की एज कैसे पता चलेगी मेरे को? क्या क्या लाइन लगी अपनी, कोई लाइन लगी क्या, कोई पॉइंट मिस कर दिया क्या? वर्षा की ऑड एज आएगी,
और ओलिविया इज द ट्वाइस ऑफ वर्षा, ओलिविया ट्वाइस है वर्षा से, और वर्षा एल्डर देन एड्रीना, एड्रीना से बड़ी है वर्षा, एड्रीना से बड़ी है बट नॉट एल्डर देन भूषण, लेकिन भूषण से बड़ी नहीं। अच्छा ठीक है, तो एड्रीना से बड़ी है लेकिन भूषण से बड़ी है नहीं, तो 21 साल की होगी, 21 साल की हो जाएगी फिर ये, 21 की होगी, और 21 की होते ही ओलिविया की दुगनी हो जाएगी, ओलिविया हो जाएगी 42 की, 42 की। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही होगा, और आप विश्वास मानना क्लर्क लेवल के हिसाब से बहुत सटीक और सॉलिड पजल है, ऐसी पजल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या, अरे यार ये तो पूरी स्क्रीन पे ऐसे ही आएगा क्या व्यू, ये क्या हो गया यार, ये क्या बवाल मच गया। ये तो गायब ही हो गया अपना यार, ओहो, ये क्या हो गया इसमें आज, ये क्या हो गया भाई, पूरा पजल चला गया अपना तो कोई नहीं, सॉल्यूशन में आपने देख लिया होगा कि उसका सॉल्यूशन मैंने क्या बनाया, वीडियो में रिकॉर्डेड आ गया होगा। अभी पता नहीं ये इसमें कहाँ चला गया, कैसे चला गया, गॉड नोस, कुछ टेक्निकल एरर है। आप इनके आंसर ना होमवर्क में कमेंट करके बताना कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, है ना। पीडीएफ में पता नहीं इसका अभी सॉल्यूशन, यार चलो कोई बात नहीं, अब इसको क्या ही कर सकते हैं, कहीं से मिल जाएगा क्या, ये तो है, ये भी है, वही वाला पार्ट पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको भी ये फिलहाल के लिए। आप इसके आंसर कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। सॉल्यूशन तो मैंने आपको एक बार बता ही दिया, इसका पूरा का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। इस वाली पजल को देखते हैं, इसका अरेंजमेंट सही क्या बना सकते हैं अपन लोग, आइए जरा। बोलता है 16 लोग हैं और एक स्क्वायर टेबल के राउंड बैठे हैं, सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द मिडिल ऑफ ईच साइड, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड, सभी लोग इनसाइड देखते हैं, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। और रेस्ट ऑफ द 8% सिट अराउंड अ बाउंड्री विच इज मेड अराउंड द स्क्वायर टेबल, मतलब एक स्क्वायर टेबल दे रखी है और उसके अराउंड एक और बाउंड्री बना दी है स्क्वायर टेबल जैसी, 4 मीटर की दूरी पे, है ना। तो अंदर वाले तो सभी इनसाइड देख रहे हैं और एक कॉर्नर पर एक मिडिल पे बैठा है, और 8 लोग बाहर बैठे हैं, और वो सभी लोग 4 कॉर्नर पे और 4 मिडिल पे बैठे हैं, और सभी लोग आउटसाइड देख रहे हैं, सभी लोग आउटसाइड में देख रहे हैं, ऐसा बोला है। एक नोट बोलता है यदि पर्सन अपोजिट है किसी पर्सन के तो इट मीन्स दे बोथ सिट ऑन द डिफरेंट टेबल, अगर कोई पर्सन किसी के अपोजिट है तो इसका मतलब वो दोनों डिफरेंट टेबल पे बैठे हुए हैं, तो वो दोनों कहाँ पे बैठे हैं, डिफरेंट टेबल पे बैठे हैं। तो आइए जरा इसको बना के देखते हैं, ये हिंदी में दे रखा है, देख कर लेना, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने एक स्क्वायर टेबल ऐसे बना लिया, ठीक है, और उसके बाहर एक बाउंड्री बना ली ऐसे, जैसे उसने मुझसे बोला है बनाने को, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे इस तरीके से बना ली मैंने। ये इरेज करके देख लेता हूँ एक बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्रामा हो जाए पता, अभी तो हो रहा है, उसी में ही कोई उसमें नाटक हो गया था, ठीक है। चलो एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं छोटी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दो पॉसिबिलिटी तो मैंने ले ली है, ठीक है। अब इन दो पॉसिबिलिटी के गेम्स में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब मेरे को ये भी नहीं बोला है कि कौन अंदर देख रहा है और कौन बाहर देख रहा है, मतलब ये सॉरी ये नहीं बोला कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा है, बस ये बोला गया है कि जो अंदर वाली स्क्वायर टेबल के हैं वो अंदर देख रहे हैं, इस वाली स्क्वायर टेबल के लोग अंदर देख रहे हैं, सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, अंदर, और ये सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। विकट समस्या है। इस तरीके से ये है। चलो देखते हैं, दो पर्सन बैठे हैं डी और जो अपोजिट है एन के, वेयर डी फेस इनसाइड, और डी इनसाइड दिख रहा है एंड डज नॉट सिट मिडिल, मिडिल पे बैठा नहीं है, तो डी डेफिनेट, जाहिर सी बात है कि डी कॉर्नर पे आएगा, जाहिर सी बात है कि डी कहाँ पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा, ऐसे आ गया। और दो लोग बैठे हैं डी और जो अपोजिट है एन के,
अब उसने एक लाइन बोली थी यहाँ पे कि इफ अ पर्सन सिट अपोजिट टू एनी पर्सन, तो दे बोथ सिट ऑन डिफरेंट टेबल, अलग अलग टेबल पे बैठे हैं। तो डी और एन के बीच में दो लोग तो आने हैं, लेकिन एन बाहर वाली टेबल पे आएगा। तो एक दो एन यहाँ आ सकता है, या फिर आपने डी को यहाँ रखा है तो एक दो एन अपना यहाँ आ सकता है। दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है डी और एन के, ठीक है। दो लोग आ गए डी एन के बीच में, एक दो एन यहाँ आना था लेकिन बाहर पे रखूंगा अपोजिट के कारण, और एक दो एन यहाँ आना था लेकिन बाहर पे रखूंगा अपोजिट के कारण, ठीक है जी। टी अपोजिट है जो एडजेसेंट है डी के, अब डी के एडजेसेंट ये है तो टी आ जाएगा, डी के एडजेसेंट ये टी आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, यहाँ भी बन रही है। तो एक काम करते हैं, एक एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे फिर हम उसको। ये 16% के हमने बना लिए, एक इसकी भी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं एक्स्ट्रा। नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है जी। सभी लोग इनसाइड कर रहे हैं, ये वाले लोग, और ये सभी लोग आउटसाइड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन की डिमांड में है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो अब देखो क्या बनेगा। टी अपोजिट है जो एडजेसेंट है डी के, जैसे केस नंबर 1 नाम दिया, तो केस 1 का नया भाई 1 है, और ये केस 2 है तो केस नंबर 2 का नया भाई 2 है। इस तरीके से बना, बोलता है टी अपोजिट है जो एडजेसेंट है डी के, है ना। तो पहले तो डी को यहाँ पे फिक्स कर लूँ, डी यहाँ फिक्स, और इस केस में डी यहाँ फिक्स। अब वो टी अपोजिट है जो डी के एडजेसेंट है, डी के एडजेसेंट ये तो टी अपोजिट ऐसे, और डी के एडजेसेंट ये तो टी के अपोजिट ये, डी का एडजेसेंट ये तो टी यहाँ पे, और डी का एडजेसेंट ये तो टी अपना यहाँ पे। तो चारों अपने अलग अलग तरीके से बन के आए, चारों अपने अलग अलग बन के आए हैं। और एन भी तो रखना था, एन भी तो रखना था, एन अपना यहाँ पे था, और इस केस में एन अपना यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार डिफरेंट केसेस मेरे पास चल के आ चुके हैं। अब वी अपोजिट है जो तीन राइट में टी के, टी अपोजिट है एडजेसेंट डी के, हो गया। अब यहां से स्टार्ट करना है, वी अपोजिट है जो तीन राइट में टी के, तो टी के तीन राइट में एक दो तीन, तो वी अपोजिट यहां बनेगा। और टी के तीन राइट, एक दो तीन, तो वी अपना यहां बनेगा। वी अपोजिट है जो तीन राइट में है टी के, एक दो तीन, तो वी यहाँ पे बनेगा। और टी के तीन राइट, एक दो तीन, तो वी अपना यहाँ बनेगा। तो वी अपोजिट आ गया टी के तीन राइट में है, ठीक है। वन पर्सन वी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू ई, वी और जो ई के अपोजिट है उसके बीच में एक है, तो मतलब वी और ई के बीच में एक चाह रहा है वो, और ई हु सिट एडजेसेंट टू एन, ई एन के एडजेसेंट आएगा, ठीक है। तो देखो ना, उसने बोला कि ई अगर एन के एडजेसेंट आएगा तो एन ई अपना यहीं आ सकता है, और वी और ई के जो अपोजिट है उसके बीच में एक बैठा था। उसने बोला वन पर्सन सिटिंग वी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू ई, तो कहने का मतलब वी और ई में एक आना है। तो वी और ई में ऐसे रखता एक, तो ई एन के एडजेसेंट आता नहीं, तो वी और ई में एक ऐसे रख लिया, बस फर्क ये है कि ई बाहर बैठेगा। तो वी और ई में एक आ गया और ई एन के पास आ गया। ई एन के पास करना है तो ई अपना यहां रख लो, तो देखो ई और वी में एक आ गया, एक छोड़ के ई, लेकिन फर्क ये बाहर आएगा। सिमिलरली वी और ई में एक आएगा तो ई को रख लो अपना यहाँ पे, बस ये है कि बाहर बैठेगा, वी के पास नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एन के पास बैठना चाह रहा है। कोई बात नहीं, वी ये गया तो ई यहाँ मत रखो क्योंकि एन के पास नहीं बैठ पाएगा, तो वी और ई में एक तो बनेगा, लेकिन ई बाहर बैठना चाहता है एन के पास। इस तरीके से बन के आ गया, ठीक है जी। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, बोलता है क्यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई ये गया तो क्यू दो लेफ्ट में आ गया ई के, ई ये गया तो क्यू दो लेफ्ट में आ गया ई के, ई ये गया तो क्यू दो लेफ्ट में आ गया, और ई अगर ये गया तो क्यू दो लेफ्ट में आ गया ई के। तो Q दो लेफ्ट में E के और इमीडिएट राइट में है जो F के अपोजिट है, तो मतलब Q दो लेफ्ट में E के और इमीडिएट राइट में जो F के अपोजिट है, तो कहने का मतलब है कि वो F के ही इमीडिएट राइट में है, बस टेबल डिफरेंट है। तो F यहां रख लो, तो F के जो अपोजिट है उसके इमीडिएट राइट, मतलब F के ही इमीडिएट राइट में है वो, तो F इमीडिएट राइट में आएगा Q के, तो F को रख लो यहाँ पे। बस फर्क ये है कि टेबल चेंज है, और F अपना यहाँ रख लो, और F के इमीडिएट राइट में ना Q, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने गलत कर दिया, देखो यहाँ मैंने गलत कर दिया, F यहाँ नहीं आएगा। अभी अभी ब्लंडर हो जाता भयंकर वाला भाई साहब, बवाल मच जाता।
रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा। क्या बोला उसने कि क्यू सेकंड लेफ्ट में ई के तो दो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और इमीडिएट राइट में जो एफ के अपोजिट है, और क्यू इमीडिएट राइट में एफ के अपोजिट के। तो एफ के अपोजिट के इमीडिएट राइट मतलब क्यू इमीडिएट राइट इसके बने, तो एफ, हाँ तो सही तो करा है, एफ इधर ही तो आएगा, एफ के अपोजिट के इमीडिएट राइट। और इमीडिएट राइट मतलब ये तो एफ, हाँ सही करा था, सही करा था, सॉरी। एफ के अपोजिट ये और इसके इमीडिएट राइट ये हो गया। और क्यू किसके इमीडिएट राइट में, क्यू इसके इमीडिएट राइट में, तो इसके अपोजिट आ जाएगा एफ, बात खत्म हो गई। और क्यू किसके राइट में इमीडिएट इसके, तो एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो एफ के अपोजिट के इमीडिएट राइट हो गया, बात खत्म है। फिर एस फेसेस टुवर्ड्स एफ। अब बोलता है कि एस टुवर्ड्स एफ फेस कर रहा है। अब वो एस एफ की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेम टेबल पे बैठेंगे तभी एक दूसरे को देख पाएंगे, तो एस आएगा यहाँ पे। और एफ की ओर देख रहा है तो एस आएगा यहाँ पे, एफ की ओर देख रहा है तो एस आएगा यहाँ पे, और एफ की ओर देख रहा है तो एस आएगा यहाँ पे। देखो चारों पॉसिबिलिटी अभी तक सही जा रही है ना। एस एफ की ओर देख रहा है और दो लेफ्ट में जी के, और एस दो लेफ्ट में आएगा जी के, जी आ जाएगा यहाँ पे, जी के दो लेफ्ट। और एस दो लेफ्ट में जी के, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, जी का दो लेफ्ट। और एस दो लेफ्ट में जी के, जी आ जाएगा यहाँ पे, जी का दो लेफ्ट। और एस दो लेफ्ट में जी के, जी आ जाएगा यहाँ पे, जी के दो लेफ्ट, एक और एक दो। ठीक है जी। फिर बोलता है वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू बी। तो एक पर्सन बैठा है जी और बी के बीच में, ये कहना चाह रहा है वो उसमें। जी और बी के बीच में एक है, तो जी अगर ये गया तो बी यहाँ रखूंगा तो अपोजिट बी आ जाएगा, और जी यहाँ रखूंगा तो बी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट में भी जगह नहीं है, तो बी आएगा यहाँ पे। तो उसने बोला वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू बी, तो बी के अपोजिट एफ, और जी और एफ में एक आ गया। यहाँ पे देखिए जी और एस में एक है, तो यहाँ बी रखूंगा तो बी के अपोजिट एस, तो जी और एस में एक। और जी, और यहाँ पे अगर मैं बी के अपोजिट एफ मानता हूँ, बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन बी ई के पास नहीं बैठा ऐसा बोलता है, तो बी अपना यहाँ नहीं आएगा, तो बी अपना यहाँ आएगा, बी ई के पास बैठा नहीं है। अब जी बी में एक करना है, तो देखो जी और बी में यहाँ बी आ नहीं सकता। जी, और उसने क्या बोला, वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू बी, तो जी एफ में एक है तो बी रख लो यहाँ पे। तो बी के अपोजिट एफ और जी और बी में एक आ गया, सॉरी जो बी के अपोजिट और जी में एक आ गया। और बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई बट सिट थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। मतलब बी के लिए बोल रहा है, बी ई के पास तो नहीं आएगा, लेकिन तीन राइट में आएगा डब्ल्यू के, तो बी तीन राइट में आएगा डब्ल्यू के, डब्ल्यू आएगा अपना यहाँ पे, तो एक दो तीन। बी तीन राइट में आना चाहिए डब्ल्यू के, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तो एक दो तीन। और बी तीन राइट में आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो अभी जरा कि जी वन पर्सन है जी और जो बी के अपोजिट है, तो बी के अपोजिट का मतलब ये होगी जी और बी में ये आएगा, तो जी और बी यहाँ पे करूंगा, तो बी बस फर्क ये बाहर आएगा, तो बाहर वाली टेबल पे ये बी और बी के अपोजिट एफ, तो एफ और जी में एक। और बी अपना ई के पास आ नहीं रहा, लेकिन बी रखूंगा तो बी ई के पास आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो बी को रखो यहाँ पे। तो देखो जी और एफ के अपोजिट, बी के अपोजिट कौन है, एफ, तो जी और एफ में एक आ गया। और बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, लेकिन तीन राइट में डब्ल्यू के, तो बी तीन राइट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तो एक दो तीन। ठीक है जी। एक्स इमीडिएट लेफ्ट में सी के। अच्छा, अब एक्स और सी अपने एक साथ देखो बाहर टेबल पे आएंगे नहीं, यहीं पे आ सकते हैं, एक्स इमीडिएट लेफ्ट सी, तो यहाँ पे आएगा एक्स और सी। यहाँ देखो कहाँ आएगा, बाहर टेबल में दो जगह कहीं खाली नहीं, तो यहाँ पे आएगा एक्स और सी, एक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, है ना। यहाँ देखो बाहर वाली टेबल पे दो जगह कोई खाली नहीं है, इधर ही खाली है, तो एक्स इमीडिएट लेफ्ट में सी कैसे बनेगा, सी यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, सी के इमीडिएट लेफ्ट हो गया एक्स, और ये अपना वी था, ये कौन था, वी। ठीक है। और यहाँ पे कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, एक्स यहाँ पे सी यहाँ पे, क्योंकि बाहर कहीं पे दो जगह, यहाँ भी खाली थी वैसे तो, यहाँ भी खाली थी, और यहाँ पे कहीं और खाली थी नहीं थी, तो बाहर भी आ सकता था, एक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी ऐसे ही बन सकता था। ठीक है जी। और तो कोई गलती नहीं करी मैंने, नहीं और नहीं करी है। और एक्स इमीडिएट लेफ्ट में सी के, सी हु नीदर सिट अपोजिट टू एम नॉर आई, सी एम और आई के सामने है नहीं। आप ये देखना जरा, सी एम आई के सामने है नहीं, तो सी एम आई के सामने नहीं है, तो अभी तो सी कहीं पे एम आई के सामने आया नहीं है, सी एम आई के सामने नहीं आएगा। अच्छा, अभी इसको एक्स सी को ना होल्ड रखते हैं जरा, इस वाले में एक्स और सी मुझे दुखी कर रहा है। सी हु नीदर सिट अपोजिट टू एम नॉर आई, सी एम और आई के सामने नहीं आएगा, सी के सामने एम और आई नहीं आएंगे, तो सी है क्या, सी के सामने तो एम आई आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता। तो अगर आपने एक्स और सी क्या बना था कि एक्स इंग्लिश लेफ्ट में सी, सी यहाँ रखा तो एक्स आएगा, तो यहाँ एम आई नहीं आएगा, तो एम आई इन दोनों में से आएगा। और सी इमीडिएट लेफ्ट, एक्स इमीडिएट लेफ्ट में सी के, सी यहाँ रखा तो एम आई नहीं आएगा,
तो एम आई में से एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, पता नहीं कैसे होगा। Z इमीडिएट राइट में जो अपोजिट है I के, I डज नॉट सिट एडजेसेंट टू G वेयर M डज नॉट सिट अपोजिट टू D। भाई देखो ये दिक्कत दे रहा है मेरे को ये दिक्कत दे रहा है। Z इमीडिएट राइट में है जो अपोजिट है I के, I की जो अपोजिट है ना। Z सिट इमीडिएट राइट, Z इसके इमीडिएट राइट में आएगा जो I के अपोजिट, तो Z इसके इमीडिएट राइट में आ गया। Z इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू I, और I हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू G, और I किसके पास नहीं बैठा, I G के पास बैठा नहीं है, I और G साथ में नहीं बैठे। वेयर M डज नॉट सिट अपोजिट टू D, और M D के सामने बैठा नहीं, M D के सामने नहीं बैठा। कैसे करूं मैं इसको, कैसे करूं मैं, देखो ना, I G के पास आएगा नहीं। ओके देखो इस वाले केस में अगर मैं जैसे ये C और X वाला जो पॉइंट है ना उसको फिक्स करने की कोशिश करूं, X इमीडिएट लेफ्ट में C के, X इमीडिएट लेफ्ट C, तो C अगर यहाँ रखता हूं तो X आएगा यहाँ पे, है ना। X इमीडिएट लेफ्ट हो गया C के। अब वो C के सामने एम आई आएगा नहीं, तो M और I यहाँ नहीं आएंगे, तो M और I इन दो में से आएंगे, और I G के पास आएगा नहीं, तो I अपना यहाँ आएगा और M अपना यहाँ आएगा इस हिसाब से, ठीक है। E N W X M पहले तो कहीं आया नहीं था, नहीं आया था। अब I के अपोजिट जो है वो उसके इमीडिएट में Z है, तो I के अपोजिट ये और इसके इमीडिएट Z, तो इसके इमीडिएट में Z आएगा नहीं, नहीं बन पाएगा इसमें, है ना। तो मतलब ये वाली चीज़ तो गलत है, ये वाली चीज़ तो गलत होगी। तो I हटाता हूँ, M हटाता हूँ, X हटाता हूँ और C हटाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि C बोलता है X इमीडिएट लेफ्ट में C के, तो X और C दो बार तो रिपीट नहीं कर दिया ना मैंने कहीं पे भी, नहीं किया, ठीक है। ओके अब आपको पता है कि C के सामने एम आई नहीं आएगा, तो एम आई यहाँ आएगा नहीं, तो एम आई में से कोई यहाँ आएगा और एम आई में से आएगा कोई, आई जी के पास आएगा नहीं, तो आई एम आई यहाँ नहीं आएंगे C के सामने, तो M रखो यहाँ पे और I रखो यहाँ पे, और I के जो सामने है, I के जो सामने है उसके इमीडिएट में Z अभी भी नहीं बन पाएगा, तो ये केस ही गलत हो गया भाई, ये केस अपना क्या हो गया, गलत हो गया, दिस केस इज गलत, ठीक है। चलो अब दूसरे केस पे आते हैं, केस नंबर 2A की जगह 2A पे आते हैं। यहाँ पे देखो जरा कैसे कर सकते हो, X इमीडिएट लेफ्ट में हो गया C के, C के सामने कौन नहीं आना था, C के सामने एम आई नहीं आने थे, तो वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब अपना एम आई कहाँ पे आएगा ये भी देखना है, आई के जो जस्ट सामने है, आई के जो जस्ट सामने उसके इमीडिएट में Z है, तो आई को कहाँ रखूं मैं, अंदर में तो कहीं पे अगर जैसे आई रखा तो आई के सामने ये, तो इसके इमीडिएट में Z बन जाएगा, ठीक है। और आई जी के पास आना नहीं है, मना करा है, तो आई यहाँ नहीं आ सकता। आई यहाँ रखता हूं तो आई के सामने ये और इसके इमीडिएट में Z नहीं बनेगा, तो आई को यहाँ रख सकता हूँ, आई के सामने ये, इसके इमीडिएट में Z अपना ऐसे बन पाएगा के, ठीक है। तो ये हो गया, आई जी के पास आया नहीं, सी के सामने एम आई आया नहीं, और एम के सामने डी आएगा नहीं। अब इस केस में क्या हो गया कि एम अब डी के सामने ही आ रहा है, एम डी के सामने ही आ रहा है, क्योंकि एम ही बचा हुआ है, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत। ये केस भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया, ठीक है। अब जरा केस नंबर 1 पे आ जाओ, सी अपना आ ही चुका है ना, और एक्स अपना आ ही चुका है, एम आई कहाँ आएगा, सी के सामने तो जगह है नहीं, तो आई के सामने जो है जेड उसके इमीडिएट राइट में आएगा, आई जी के पास रख नहीं सकता, यहां से कैंसिल आई। अब क्या जगह बची है, अंदर और कोई जगह बची नहीं है। अब आई को यहां रखता हूं तो आई के सामने ये, तो इसके इमीडिएट राइट में जेड नहीं आएगा, तो आई के सामने ये, इसके इमीडिएट में जेड आएगा नहीं, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यार आई यहां रखूंगा तो इसके सामने ये जेड नहीं आएगा, आई रखूंगा इसके सामने ये तो जेड नहीं आएगा, जी के पास आ नहीं सकता। अब बचा केस नंबर 1A। अब आई अपना देखो यार भगवान, ये सही हो जाएगा क्या, आई यहां रख, देखो आई यहां रखूंगा, जी के पास नहीं रख सकता, यहां रखूंगा आई तो इसके सामने ये, और इमीडिएट राइट में जेड बनेगा नहीं, तो आई को फिर मैं यहीं रख सकता हूँ, आई के सामने ये, इमीडिएट राइट में जेड ऐसे हो गया, ठीक है। और आई और जी साथ आएंगे नहीं, सी के सामने एम आई आएगा नहीं, सी अपना ये गया, और एम के सामने डी नहीं आएगा, डी के सामने डब्ल्यू आ रहा है तो एम आ जाएगा यहाँ पे। अरे वाह, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बन गया सही, केस नंबर 1A इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बन के आएगा। अंदर बैठेंगे अपने डी एस, ये कौन है, जेड, जेड है ना ये, हाँ आई के सामने ये, इसकी मिनट में जेड, तो डी एस जेड जी वी एफ एक्स सी और आई ई एन क्यू बी एम टी डब्ल्यू, ये इस तरीके से सही बन के आएगा, ठीक है जी।
तो इसके दो क्वेश्चन ये भी आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसके दोनों का आंसर क्या बन के आएगा। तो एक तो इसका तो अपना बेचारा ये सॉल्यूशन ही गायब हो गया, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को इस चीज का, तो है ना, इस चीज का तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि इसका सॉल्यूशन ही गायब हो गया। लेकिन आप लोग इसका आंसर बताना, ये मैंने आपके सामने बना दी है पजल पूरी की पूरी, और बना मैंने ये वाली भी पजल दी थी, बस इसका गायब हो गया है। तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आप लोग को ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन।